सो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन शेड्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वी ऑलरेडी नो दैट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं, लेकिन 12 के 12 जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में उस टाइम पर नहीं जुड़े थे जिस टाइम पर आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना था। दैट इज़ 26 जनवरी 1950 के टाइम पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 8 ही शेड्यूल्स थे और 9th, 10th, 11th और 12th शेड्यूल्स को हमने बाद में अमेंडमेंट करके जोड़ा है। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारे के सारे स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि किस प्रकार से हम अपने जो 12 शेड्यूल्स हैं उसको याद कर सकते हैं एंड हाउ वी कैन मेमोराइज देम, एंड वी विल आल्सो यूज द शॉर्टकट ट्रिक्स एंड पिक्चर निमोनिक्स टू रिमेंबर द 12 शेड्यूल्स। हम कुछ पिक्चरों का सहारा लेंगे जिससे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर्स हमारे माइंड में कभी रहते ही नहीं है। 1 के साथ क्या चीज़ आपको याद रखनी है शेड्यूल में, 2 के साथ क्या चीज़ याद रखनी है शेड्यूल में। तो हम पिक्चर्स की कुछ हेल्प लेंगे, कुछ कीवर्ड्स की हेल्प लेंगे जिससे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 12 के 12 शेड्यूल्स को याद करेंगे। सो मेरे पास आई विल शो यू अ टेबल जिसमें हम इस साइड लेफ्ट साइड में शेड्यूल्स रखेंगे, राइट साइड में उसके प्रोविजंस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हम जनरली जैसे हम शेड्यूल्स को याद करने की कोशिश करते हैं उसके बेसिस पे हम शेड्यूल्स को याद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो लेट अस ट्राई दैट फर्स्ट। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं शेड्यूल्स और राइट साइड पे प्रोविजंस। तो शेड्यूल फर्स्ट क्या बोलता है, नेम एंड स्टेट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। तो लेट अस सी कि ये जो फर्स्ट हमने बोला है इसे हम नेम वर्ड को याद रख सकते हैं या नहीं रख सकते, क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल क्या बोलता है, फर्स्ट शेड्यूल्स कंसिस्ट ऑफ द प्रोविजंस रिलेटेड टू द लिस्ट ऑफ द 29 स्टेट्स एंड द 7 यूनियन टेरिटरीज। यानी जो भी हमारी अभी इंडिया की टेरिटोरियल बाउंड्री है उसका जो भी डिवीजन हो रखा है वो सब आपका फर्स्ट शेड्यूल में आता है। Now second schedule talks about the salary allowances emoluments of the president। यानी जो second schedule है वो आपको किसके बारे में बात करता है, सैलरी के बारे में बात करता है। किसकी सैलरी, जो हमारे यहाँ पर जो मेजर एग्जीक्यूटिव्स हैं जैसे प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, स्पीकर हो गया, जजेस हो गए, इन सब की सैलरी का प्रोविजन कौन से शेड्यूल में है, सेकेंड शेड्यूल में। थर्ड शेड्यूल बात करता है ओथ एंड अफर्मेशंस ऑफ द मिनिस्टर्स, एमपीज, एमएलएज, जजेस। देखिए जो भी हम एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पे लोगों को अपॉइंट करते हैं, कोई एमएलए बनता है, एमपी बनता है, तो इन सब के ओथ्स को लेकर के जो प्रोविजन है वो हमारे थर्ड शेड्यूल में है। फोर्थ शेड्यूल टॉक्स अबाउट द एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा एंड टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। देखिए हमें पता है कि हमारे देश में 245 सीट्स जो हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स यानी एमपीज की है। इस 245 में से वी नो कि 229 सीट्स जो हैं ये बेसिकली स्टेट्स को प्रोवाइडेड है एंड द रेस्ट जो है वो बेसिकली 13 सीट्स जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज को प्रोवाइडेड है और 12 सीट्स जो हैं वो बेसिकली दे आर प्रोवाइडेड टू द 4 सीट्स यूनियन टेरिटरीज को प्रोवाइडेड है, बाकी 12 सीट्स जो है वो नॉमिनेटेड है। तो ये जो हम सीट्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमने कहा कि यूपी में 31 सीट्स है, फिर हमने कहा दिल्ली में 1 सीट है, इस तरीके के जो प्रोविजंस हैं ये हम किसको प्रोवाइड, किस शेड्यूल के अंदर है, ये हमारे फोर्थ शेड्यूल में है। सो नेक्स्ट शेड्यूल आपका बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल क्योंकि ये कभी याद नहीं होता है। देखिए शेड्यूल्ड एरियाज का मतलब क्या होता है, ऐसा एरिया जो हमारे इंडिया की टेरिटरी में बैकवर्ड हो, सोशली या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, उसको हम शेड्यूल्ड एरियाज कहते हैं। एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स का मतलब द एरियाज विच इज शेड्यूल्ड एज वेल एज ट्राइब्स, यानी वहां पे ट्राइब्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहती है। नाउ फिफ्थ शेड्यूल में ये बता रखा है कि हम किस प्रकार से इन शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, एक्सक्लूडिंग 4 इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। आपको फिफ्थ शेड्यूल में ये याद रखना है कि इसमें आपके 4 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स नहीं आएंगे। वो 4 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स कौन से हैं, उनके यहाँ पे ट्राइबल एरियाज में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, दैट इज अंडर द 6th शेड्यूल। सो हमारा जो 6th शेड्यूल है इट टॉक्स अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सो इसका मतलब ये है कि जो ये असम, मेघालय और त्रिपुरा वाले जो स्टेट्स हैं इनको छोड़ करके बाकी इंडिया में जहां पर भी ट्राइबल एरियाज है उनका एडमिनिस्ट्रेशन है 5th शेड्यूल में, एंड ओनली द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय एंड त्रिपुरा, इसका प्रोविजन है आपका 6th शेड्यूल में। सो 5th, 6th इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इन क्रोनोलॉजी, उसको मैं बताऊंगा कि कैसे याद करना है। 7th शेड्यूल बात करता है डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट।
वी नो दैट कि हमें पता है कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कई सारे मुद्दों पे कानून बनाता है, जैसे हो गया इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कितना बढ़ाना है कितना घटाना है ये सेंटर डिसाइड करता है। तो ये लिस्ट हमारा किसके अंदर लिखा हुआ है, शेड्यूल 7 में है। फिर हमें पता है कि स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पर कानून बनाती है, लॉज बनाती है, तो ये वाला जो एग्रीकल्चर का जो बात है वो कहाँ पर है, स्टेट लिस्ट में। ऐसे ही वी हैव लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, वो पूरा का पूरा लिस्ट आपका 7th शेड्यूल में। सो 7th शेड्यूल, डिवीजन ऑफ पावर्स। 8th शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं तो इट टॉक्स अबाउट द लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमारे 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज हैं, 22 लैंग्वेजेस। एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर वर 14 लैंग्वेजेस। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पर 14 लैंग्वेजेस थे। तो ये 14 से लेकर के हमने ये 8 लैंग्वेजेस कौन सी जोड़ी हैं, और सेकेंड थिंग ये 22 लैंग्वेज कौन सी हैं। बेसिकली इंडिया के अंदर जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनके अंदर जो ऑफिशियल काम होते हैं वो आपके इन 22 लैंग्वेजेस में होते हैं। सो इसका प्रोविजन 8th शेड्यूल में। 9th शेड्यूल टॉक्स अबाउट द एक्ट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विद द लैंड रिफॉर्म्स। देखिए जो हमारा ये जो 9th शेड्यूल है इसको हमने 1951 में जोड़ा था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के पास क्या पावर है लैंड रिफॉर्म्स को लेकर के, 9th शेड्यूल में है। उसके बाद आता है आपका 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल अगेन ये एक नया शेड्यूल हमने जोड़ा था इन 1985। इसको कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि कब आपका एंटी डिफेक्शन माना जाएगा, यानी दल बदल कानून। अगर कोई भी एमएलए या एमपी अगर अपनी पार्टी को छोड़ देता है जिससे वो जीता है तो उस कंडीशन में उसकी जो मेंबरशिप होती है वो रद्द हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो उसका प्रोविजन हमने कौन से शेड्यूल में डाला है, 10th शेड्यूल। नाउ 11th शेड्यूल टॉक्स अबाउट द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत। देखिए हमें पता है कि इन 1992 हमने एक कानून पास किया था विच इज नोन एज द पंचायती राज सिस्टम। एक 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनाया था विच वॉज फाइनली प्रपोज्ड इन 1993। तो इसकी वजह से हमने पंचायत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, पर इसको हमने एक शेड्यूल बना करके भी जोड़ा था जिसको हमने 11th शेड्यूल में जोड़ा है। उसके बाद आता है 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल बात करता है पावर्स, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज, यानी कि गांव में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो 11th शेड्यूल पंचायत, और जो सिटीज में, नगर में, महानगर में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है या अर्बन एरियाज में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको कहते हैं म्युनिसिपैलिटीज। सो दीज आर द 12 शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर हम इसको ऐसे ही पढ़ करके याद करते हैं तो क्या हमें याद रहता है कि 5th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? आप जरा माइंड में सोचिए जरा, मैं आपसे पूछता हूँ 8th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, 10th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? देखिए आवर माइंड डज नॉट थिंक इट इंस्टेंटली, हमारा दिमाग एकदम से नहीं सोचता है कि ये शेड्यूल्स में क्या प्रोविजंस है। नाउ हम कुछ ट्रिक्स यूज करेंगे। सो ट्रिक्स क्या होगी, अगेन इस साइड पे शेड्यूल्स होगी, उस शेड्यूल को हम नंबर के हिसाब से रिलेट करेंगे। सबसे पहले हम कीवर्ड उठाएंगे एक एक। फर्स्ट शेड्यूल में नेम उठाएंगे, सेकंड शेड्यूल में हम सैलरी वर्ड को उठाएंगे, थर्ड शेड्यूल में हम ओथ वर्ड को उठाएंगे, फोर्थ शेड्यूल में सीट्स ऑफ राज्यसभा को माइंड में रखेंगे, फिफ्थ शेड्यूल में शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को माइंड में रखेंगे, सिक्स्थ में ट्राइबल एरियाज ऑफ ATM या ATM में मिलो, A फॉर आसाम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मेघालय एंड M फॉर मिजोरम। सेवेंथ शेड्यूल में हम डिवीजन ऑफ पावर्स को माइंड में रखेंगे, एट्थ में 22 लैंग्वेजेस को माइंड में रखेंगे, नाइन्थ में लैंड रिफॉर्म्स का कीवर्ड रखेंगे, 10th में हम एंटी डिफेक्शन यानी कि दल बदल को माइंड में रखेंगे, 11th में पंचायत वर्ड या विलेज वर्ड एंड 12th में म्युनिसिपैलिटी या अर्बन एरिया वर्ड। दीज आर द कीवर्ड्स। अब देखिए फर्स्ट शेड्यूल में नेम्स हैं, किसके नेम्स हैं? द नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, पर याद नहीं रहता है तो हम हेल्प लेंगे, इस फर्स्ट को हम कर देंगे 1 और इसको फिर एक ऐसा माइंड में ऐसा वर्ड सोचेंगे जिससे कि हम उसको रिमेंबर कर सके और इस नेम वर्ड के साथ रिलेट करके कुछ पिक्चराइजेशन हम कर सके। सो फर्स्ट को हम 1 करेंगे, सेकेंड को 2, थर्ड को 3, फोर्थ को 4, फिफ्थ को 5, सिक्स को 6, सेवेंथ को 7, 8th को 8, 9 को 9, 10th को 10, 11th को 1 1 एंड 12th को 1 2 यानी 12। नाउ आपको अपने माइंड में 1 को लेकर के राइमिंग क्या वर्ड आता है उसको सोचना है। फॉर एग्जाम्पल 1 इज इक्वल टू फन,
2 को लेकर के क्या राइमिंग वर्ड आता है? फॉर एग्जाम्पल 2 इज इक्वल टू शू। 3 को लेकर के क्या राइमिंग वर्ड आता है? फॉर एग्जाम्पल 3 इज इक्वल टू फ्री। 4 का मतलब हो गया शोर, शोर का मतलब हो गया नॉइज। 5 मीन्स वाइफ। 6 सिक्सर, सिक्सर मतलब जो हिजड़ा होता है, जो सिक्सर होता है वो ट्रांसजेंडर जिसे हम कहते हैं, उससे हम रिमेंबर करेंगे। 7 इज हेवन। 8 का मतलब हो गया गेट। 9 का मतलब हो गया वाइन, फाइन ऑल्सो, एंड यू कैन ऑल्सो से वाइन, WINE। 10 का मतलब हो गया हेन। 11 का मतलब हो गया एक एक हाथ, यानी कि एक एक हाथ हो जाए। जब हम देखिए लड़ते हैं तो हम बोलते भी हैं कि चल एक एक हाथ हो जाए। एंड 12 का मतलब हो गया बारासिंगा। बारासिंगा इज द नेम ऑफ एन एनिमल। नाउ इट विल बी वेरी इजी अगर आपको 1 इज इक्वल टू मतलब है फन, और फन को लेकर के आप नेम्स वर्ड के साथ कुछ ना कुछ एक ऐसा सेंटेंस बनाओ जो आपके माइंड में बहुत इजीली स्ट्राइक करता है। सो लेट अस सी। सबसे पहले हम शेड्यूल 1 की बात करते हैं और याद करते हैं। नाउ द ट्रिक इज, मैं अपने माइंड में सोचता हूं एक चीज, इट इज ऑलवेज फन राइटिंग नेम्स ऑन द ट्री। नाउ देखिए फन का मतलब हो गया 1 और 1 का मतलब हो गया राइटिंग नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। देखिए हमें पता है कि हमारी एक आदत होती है पेड़ों पे लिखने की, और हमें बहुत मजा आता है उसको लिखने में। जैसे हम अपने गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स एटसेट्रा इनके नाम लिखते हैं ट्री पे। ट्री का मतलब हो गया द 1, नंबर 1, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। सो फर्स्ट शेड्यूल 1 में क्या आता है आपको? फन। क्या लिखने में फन आता है? राइटिंग द नेम्स ऑफ व्हाट? नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सो लेट अस सी ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल 1 में क्या चीज लिखी हुई है। शेड्यूल 1 टॉक्स अबाउट द लिस्ट names of the states and union territories of India, lists any changes to their borders and the laws used to make that change। यानी कि शेड्यूल 1 जो हमारा है वो क्या बात करता है? जितने भी 29 स्टेट्स हैं और जितने भी 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, जो नए थे, जो पुराने थे, जो नए बने हैं या फ्यूचर में कभी कोई बनता है, तो उन सब का नाम, उन सब की बाउंड्री कहां पर होगी? शेड्यूल 1 के अंदर होगा। इस शेड्यूल 1 के अंदर हमारे आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 के प्रोविजंस कवर्ड हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 1 क्या करता है? इंडिया एज भारत इज अ टेरिटरी ऑफ स्टेट्स एंड यूनियंस। सो शेड्यूल 1 अब देखिए इट्स वेरी इजी। 1 मतलब फन, फन का मतलब हो गया लिखना, पेड़ पर लिखना। क्या लिखना? राइटिंग द नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इस पिक्चर को माइंड में रखिएगा, यू विल इजीली गेट टू नो व्हाट कंसिस्ट इन द शेड्यूल 1। आगे चलते हैं, बात करते हैं शेड्यूल 2। 2 का मतलब हो गया शू। नाउ यू हैव टू रिमेंबर और रिकॉल इन द माइंड, अपने दिमाग में सोचना है आपने शू को। शू मतलब इफ द प्रेसिडेंट विल गेट सैलरी देन ओनली ही विल बाय अ शू। देखिए मैंने आपको पीछे 2 के साथ सैलरी वर्ड को याद रखने के लिए बोला था। अब आप सोच सकते हैं कि हमारा जो प्रेसिडेंट है उसको जब तक सैलरी नहीं मिलेगा तब तक वो जूता नहीं खरीद सकता है। सो 2 इज शू, शू मीन सैलरी। अब देखिए ओरिजिनली इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 2 में क्या बोला हुआ है? दैट शेड्यूल 2 कंटेन्स द प्रोविजंस रिलेटिंग टू सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेज ऑफ the president and governors, the speaker and deputy speaker of Lok Sabha and state legislative assembly, the chairman and deputy chairman of Rajya Sabha and state legislative council, and the judges of high court and supreme court and comptroller and auditor general, CAG जिसे हम कहते हैं। तो देखिए इन सारे के सारे जितने भी ये एग्जीक्यूटिव्स हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गया है, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, और स्टेट्स में होता है विधानसभा, तो उसको कहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके जो भी स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर हो गया, चेयरमैन ऑफ द एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, और जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है उसकी सैलरी, और जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, उनकी सैलरी का प्रोविजन आपका कहां पर है? शेड्यूल 2 में। सो 2 इज शू। शू का मतलब हो गया जब तक सैलरी नहीं मिलेगी आप शू नहीं खरीद पाओगे। सो 1 इज फन, फन राइटिंग नेम्स। 1 वाज फन, फन राइटिंग नेम्स। 2 इज शू, शू का मतलब जब तक सैलरी नहीं मिलेगी। सो सी इट्स सो इजी टू रिमेंबर। आगे चलते हैं, लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड शेड्यूल। 3 का मतलब हो गया फ्री। फ्री का मतलब हो गया मुफ्त। देखिए आजकल आप मुफ्त में क्या चीज करते हो? मुफ्त में ओथ लेना बहुत आसान है। ओथ का मतलब हो गया कसम।
हम लोगों को एक आदत है हमारी कि हम बहुत इजीली किसी की भी कसम खा लेते हैं, मम्मी कसम, पापा कसम, तेरी कसम, गर्लफ्रेंड कसम, बॉयफ्रेंड कसम, क्योंकि कसम खाने में कोई पैसा तो लगता है नहीं, टैक्स तो लगता नहीं है, तो इसीलिए ओथ क्या हो गया, फ्री हो गई आज की डेट में, कसम खाओ। नाउ यू सी हियर इन द पिक्चर, ये जो जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह जब ये चुने जाते हैं तो एक ओथ खाते हैं, क्यों, क्योंकि शपथ खाना तो इनके लिए फ्री है ना, कोई टैक्स तो लग नहीं रहा है ना, इसके बाद भी इन्होंने करप्शन करना ही है। तो शेड्यूल 3 टॉक्स अबाउट द लिस्ट, इट लिस्ट्स द ओथ्स ऑफ ऑफिसेस ऑफ द इलेक्टेड ऑफिशियल्स एंड जजेस ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट, जैसे यूनियन और स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, उनकी जो ओथ यानी कि कसम खाने का, जो शपथ खाने का प्रोविजन है आर्टिकल शेड्यूल 3 विच इज फ्री। एमपीज और एमएलए जब इलेक्ट होते हैं तो उनको भी शपथ लेनी पड़ती है, तो दैट इज इन शेड्यूल 3। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी जब शपथ लेता है तो वो भी ओथ लेता है। जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जब वो जज अपॉइंट होते हैं तब भी वो ओथ लेते हैं। एंड ऑल दोज कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द कैंडिडेचर इन द इलेक्शन ऑफ एमपी एंड एमएलए, जब आप एमपी और एमएलए के इलेक्शन का नॉमिनेशन फाइल करते हो तब भी आपको एक शपथ पत्र लेना पड़ता है, उस प्रोविजन को भी शेड्यूल 3 में जोड़ा जाता है। नाउ सी दिस इज वेरी इजी, 3 मींस फ्री, फ्री क्या है, फ्री कसम खाना है, कसम खाना का मतलब क्या हो गया, ओथ, शपथ लेना। सो 1 was fun writing names, 2 was shoe तब तक नहीं लोगे जब तक सैलरी नहीं मिलेगा, so talks about provisions of salary। 3 is free क्या है, oath, so oath of the union ministers, MPs, MLAs, CAG etc। now let us get into the schedule 4 का मतलब हो गया है शोर means noise। now you see a situation in राज्यसभा, ये रेड कलर की सीट्स हो रही है, इसका मतलब ये जो पिक्चर है ये राज्यसभा क्या, दिस इज मायावती, दिस इज प्रीति ईरानी, द टॉक्स, ये बहुत शोर मचा रहे हैं, बैठने के लिए शोर मचा रहे हैं। आपने देखा होगा औरतें, लड़कियां वगैरह बहुत चिल्ला चप्पी शोर वगैरह मचाती हैं, ये सीट मेरी है, वो सीट मेरी है। तो यहाँ पर एमपीज आर फाइटिंग फॉर इन राज्यसभा फॉर देयर सीट्स के लिए राज्यसभा में लड़ा जा रहा है। So what is the actual provision in schedule 4? It talks about the allocation of seats in the Rajya Sabha, यानी कि जो अपर हाउस है पार्लियामेंट का, पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यानी स्टेट को कौन सी सीट्स देनी है, यूनियन टेरिटरी को कितनी देनी है। सो 4 शोर कौन मचा रहा है, मायावती और स्मृति ईरानी मचा रही है, कहां पर, राज्यसभा के अंदर। सो शेड्यूल 4 एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा। Now let us go to the schedule 5 का मतलब हो गया है वाइफ। Now मैंने आपको बताया था कि शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज का मतलब होता है पिछड़ा एरिया, ऐसे एरियाज जो इकोनॉमिकली और सोशली बहुत ही ज्यादा वीक हो। अब देखिए आपको पता है कि गांव साइड में या वीक शेड्यूल्ड एरियाज में आदमी लोग तो होते नहीं है, काम पे होते हैं, तो वहां पर घर में कौन रह जाती है, वाइफ रह जाती है। नाउ अब उस एरिया का जो शेड्यूल्ड एरियाज है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, फॉर श्योर जब आदमी नहीं रहेंगे तो वाइफ ही तो करेगी ना। एंड फॉर दैट मैटर आजकल क्या हो रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए महिलाओं को प्रोत्साहन किया जा रहा है, एम्पावर किया जा रहा है, सो उनको एडमिनिस्ट्रेशन की बागडोर दी जा रही है। सो वाइफ का मतलब क्या हो गया, वाइफ का मतलब हो गया शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन करना है। सो जो शेड्यूल 5 है इसके अंदर क्या प्रोविजन है, इट टॉक्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। बट मेक श्योर दैट ये आपको याद रखना है कि इंडिया में आसाम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा एंड मिजोरम, सॉरी मणिपुर नहीं होगा, मिजोरम को छोड़ करके जितने भी शेड्यूल्ड एरियाज हैं उन सब के एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोविजन कहां पर है, शेड्यूल 5। सो यू सी 5 वाइफ का क्या काम है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज, यानी कि जो पिछड़े इलाके हैं। नाउ लेट अस कम टू 6 यहां पर देखिए 6 का मतलब हो गया सिक्सर। नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ अ सिक्सर, ट्रांसजेंडर जिसे हम कहते हैं। नाउ सिक्सर्स हैव बीन अपॉइंटेड टू गार्ड द एटीएम मशीन इन द ट्राइबल एरिया। नाउ ये मैंने ट्रिक इसलिए यूज कर रखा है क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि जो डीमोनेटाइजेशन मोदी जी ने लगा दिया है तो वहां पर आपका 1000 का नोट और 500 का नोट बंद कर दिया गया। अब एटीएम मशीन्स में यू कैन सी अ लॉट ऑफ भीड़ ओवर देयर, बहुत भीड़ हो रखी है।
भीड़ हो रखी है तो यहाँ लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, लड़ाई होने के लिए पुलिस लगा रखी है लेकिन पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है। सो फाइनली गवर्नमेंट को, मोदी जी को एक आइडिया आया है कि यहाँ एटीएम मशीन्स पर गार्ड करने के लिए यहाँ पर ट्रांसजेंडर सिक्सर्स को लगाया जाए। अब देखो, सिक्सर्स को अगर यहाँ गार्ड करने के लिए लगा दिया तो क्या आपकी हिम्मत होगी उनसे लड़ने के लिए? नहीं होगी। नोबडी कैन फाइट विद और आर्ग्यू विद द सिक्सर्स। तो 6 हो गया सिक्सर। Sixers have been appointed to guard the ATM machine। अब ATM मशीन का मतलब हो गया A for Assam, T for त्रिपुरा, M for मेघालय एंड MA for मणिपुर, सॉरी मिजोरम। सो 6th शेड्यूल किस चीज की बात करता है? इट टॉक्स अबाउट द प्रोविजंस मेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब देखिए 5th और 6th को डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है। 5th शेड्यूल वाइफ वो बात कर रहा था शेड्यूल्ड एरियाज ऑफ द होल इंडिया एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ करके बाकी सारा एरिया, जैसे मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, झारखंड में भी ट्राइबल एरियाज है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के शेड्यूल 5 बात करता है। बट ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को लेकर के केवल और केवल 6 शेड्यूल बात करता है। So this is how you can remember. So let us recall: 1 fun fighting names, fun in writing names, 2 issue सैलरी मिलेगी तो शुम, 3 is free oath कसम खाना फ्री है, 4 is शोर राज्यसभा MP सीट्स के लिए शोर मचा रहे हैं, 5 is वाइफ शेड्यूल्ड एरियाज को एडमिनिस्ट्रेट करती है, 6 is सिक्सर and सिक्सर is guarding the ATM machines. Now let us go to the 7th schedule. 7 का मतलब हो गया हेवन। नाउ देखिए हेवन में कौन होते हैं? भगवान होते हैं। वी हैव गॉड इन हेवन, वी नो दैट। नाउ देयर इज अ फाइट बिटवीन द सेंटर एंड यूनियन, वी वेरी वेल नो, स्टेट एंड सेंटर, सॉरी। देयर इज अ फाइट बिटवीन मोदी एंड केजरीवाल इन हेवन फॉर द पावर। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो या फिर मोदी और अखिलेश याद रख सकते हो, मोदी और ममता बनर्जी याद रख सकते हो। ये लोग लड़ते रहते हैं कि भाई इस मुद्दे पे मैं कानून बनाऊंगा, उस मुद्दे पे मैं कानून बनाऊंगा। सो इस चीज का जो सोल्यूशन है वो कहां पर होगा? हेवन में होगा। वहां पर भगवान बोलेगा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को इन लिस्ट पे कानून बनाना है और स्टेट गवर्नमेंट को इस पे कानून बनाना है, या फिर दोनों को किस लिस्ट पे कानून बना सकते हैं। सो 7 शेड्यूल एक्चुअली बोलता क्या है? डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। इस 7 शेड्यूल के अंदर एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है, यानी कि देयर आर टोटल 3 लिस्ट्स। यूनियन लिस्ट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट है उसके अंदर प्रेजेंटली 100 सब्जेक्ट्स है। 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 1950 में आपके 97 लिस्ट्स थी। नाउ वी हैव इंक्रीज्ड द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मेकिंग द लॉज। स्टेट के अंदर अभी 61 सब्जेक्ट्स हैं जिन पे वो लॉज बना सकती है। ओरिजिनली यहाँ पे 66 था, अब इनके कम कर देंगे। सो रिमेंबर दैट वी हैव इंक्रीज्ड द सब्जेक्ट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वी हैव डिक्रीज्ड द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है ऐसे मुद्दे जिन पर दोनों के दोनों लोग कानून बना सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर 52 सब्जेक्ट्स आते हैं, ओरिजिनली इसमें 47 सब्जेक्ट्स हैं। सो कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब हो गया कि इस मुद्दे पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है मिल करके। सो नाउ यू सी हेवन 7 का मतलब क्या हो गया? हेवन में क्या होगा? हेवन में आपको योर सॉल्यूशंस विल बी सॉर्टेड आउट। तो जो फाइट हो रही है यूनियन और स्टेट में पावर्स को लेकर के, उसका जो सोल्यूशन है वो कहाँ होगा? हेवन में होगा। गोइंग इनटू द 8th शेड्यूल, 8 का मतलब हो गया गेट। नाउ यहाँ पर द ट्रिक आई हैव यूज्ड इज यू एंड योर फैमिली मेंबर राइट नेम्स ऑन द गेट इन 22 लैंग्वेजेस। या फिर फॉर दैट मैटर आप ऐसा भी सोच सकते हो कि आप जब भी लोगों के घर पे जाते हो तो एक गेट लगा होता है, गेट में अलग अलग लैंग्वेज में नाम लिखा हो सकता है। तो आपने ये याद रखना है कि कोई आपका फ्रेंड है बंगाली है, उसके घर के आगे बंगाली में नाम लिखा है, कोई मद्रासी है तो उसके उसमें तमिल में लिखा हुआ है, कोई कर्नाटका का है तो उसके उसमें कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि ये घर किसका है। सो यू कैन पिक्चराइज दिस दैट 8 शेड्यूल टॉक्स अबाउट 8 मतलब गेट। गेट पे क्या लिखा हुआ है? नाम लिखा हुआ है। किसका नाम लिखा हुआ है? अलग अलग भाषा में नाम लिखा हुआ है। सो 8 शेड्यूल ओरिजिनली क्या बोल रहा है? इट टॉक्स अबाउट द लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस।
लाइक आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि ओरिजिनली जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इस 8 शेड्यूल में सिर्फ 14 लैंग्वेजेस थे। उसके बाद हमने फर्दर 8 लैंग्वेजेस को ऐड किया विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो इनिशियली आपके 14 लैंग्वेजेस और बाद में हमने कितने ऐड किए, 8 लैंग्वेजेस ऐड किए। चलिए इस 8 लैंग्वेज को देखते हैं। एक्चुअल में हमारा जो आर्टिकल 344 और 351 है, इट टॉक्स अबाउट द इंडियन लैंग्वेजेस and the languages that will be covered in the 8th schedule. As per that article 351 हमारे पास ये जो 22 लैंग्वेजेस हैं इसकी लिस्ट ये है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, यानी कि असमी, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी। कन्नड़ इज स्पोकन इन कर्नाटका एंड कोंकणी इज स्पोकन इन महाराष्ट्र। मैथिली हो गया, मलयालम हो गया, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु। नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ये नेपाली जो है ये भी हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। नाउ इसमें से जो ये येलो कलर में मैंने हाईलाइट किया है, दे वर बीन एडेड लेटर आफ्टर 1950, इसको 1950 के बाद ऐड किया है हमने। सो इनको हमने ऐड कब कब किया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो हमारा 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 है, इससे हमने सबसे पहले सिंधी को जोड़ा था 8th शेड्यूल में। उसके बाद जो 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का, इससे हमने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली लैंग्वेजेस को जोड़ा था। उसके बाद जो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 4 लैंग्वेज और हमने जोड़ी थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संस्कृत। सो टोटल वी हैव 22 रीजनल लैंग्वेजेस जिसके अंदर आप ऑफिशियल कार्य कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 9th शेड्यूल। 9 का मतलब हो जाएगा विल रिमेंबर विद वाइन। वाइन का मतलब हो गया दारू। आप दारू कब पीते हो? When your land is acquired by the government and gives you a lot of money to party and drink wine. So देखिए, आप वाइन कब पियोगे? जब आपको खुशी होगी बहुत ज्यादा। खुशी कब होगी? जब आपकी जमीन बहुत ऊंचे दाम में बिक जाएगी। ये देखिए जमीन, ये कैसे एक जमींदार अपनी जमीन को देख रहा है। सो 9th शेड्यूल ओरिजिनली क्या बात करता है? इट टॉक्स अबाउट द एक्ट्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विद द लैंड रिफॉर्म्स एंड ऑल्सो द अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। और इस 9th शेड्यूल को हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से जोड़ा सा। सो 9 इज वाइन एंड वाइन कब? वाइन का मतलब लैंड रिफॉर्म्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द 10th शेड्यूल। 10 का मतलब हो गया हेन। हेन का मतलब हम यहाँ पर याद रखेंगे मुर्गा, नॉट मुर्गी बट मुर्गा। नाउ आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पर पनिशमेंट मिल रखी है लोगों को एंड दैट पनिशमेंट इज बेसिकली मुर्गा बनाना। तो इसको आपने कैसे ट्रिक करके याद रखना है कि दोज हु बिट्रे द पार्टी विल बी पनिश्ड एंड मेड हेन। उनको मुर्गे बनाने की पनिशमेंट मिलेगी। हमने ये देखा होगा कि जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसमें अमूमन जो मेंबर्स होते हैं, जो पार्टी के लीडर्स होते हैं, वो एक पार्टी को छोड़ करके दूसरे को चले जाते हैं। कांग्रेस का होगा तो बीजेपी को चला जाएगा। अगर कोई पर्सन किसी पार्टी के टिकट पे इलेक्शन जीतता है, एमएलए का या एमपी का, और वो किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ यानी 10th शेड्यूल में जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, इसके तहत उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाती है। सो 10 का मतलब हो गया हेन, हेन का मतलब हो गया मुर्गा। मुर्गा किसे बनाया जाएगा? जो पार्टी के साथ धोखा करेगा यानी एंटी डिफेक्शन करेगा। So what is originally this 10th schedule? It talks about anti-defection provision for members of parliament and members of the state legislature, MP, MLA. And this was added in the 52nd Constitutional Amendment Act of 1985. इसको याद रखना है। So you see, till we have covered 10 schedules. 1 is fun, find writing names. 2 is shoe नहीं पहनोगे जब तक सैलरी नहीं मिलेगा। 3 is free क्या है? ओथ यानी कसम खाना। 4 इज शोर कहाँ मचा रहे हो? राज्यसभा में सीट्स के लिए। 5 इज वाइफ इज एडमिनिस्ट्रेटिंग शेड्यूल्ड एरिया। 6 इज सिक्सर इज कंट्रोलिंग और गार्डिंग द ATM मशीन। सो टॉक्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन ATMM यानी कि आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। उसके बाद 7 इज हेवन में क्या हो रहा है? पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सेंटर स्टेट में। 8 इज गेट पे अलग अलग भाषा में यानी कि 22 लैंग्वेजेस में नाम लिखे हुए। 9 इज वाइन कब पीते हो? जब आपकी लैंड रिफॉर्म्स हो जाती है, लैंड बिक जाती है। एंड 10 इज हेन, मुर्गा कब बनाया जाएगा? जब आप एंटी डिफेक्शन या पार्टी को बिट्रे करोगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट 11।
अब देखिए 11 के लिए राइमिंग वर्ड कुछ नहीं बना, इसीलिए मैंने 1-1 कर दिया। 1-1 का मतलब हो गया हिंदी में एक हाथ हो जाए। देखिए गांव में जब हम लड़ाई करते हैं तो हम एक दूसरे को बोलते हैं कि चल एक हाथ हो जाए। जैसे ये आप सुल्तान देख सकते हो, ये कह रहा है कि अय चल एक हाथ हो जाए। सो गांव यानी कि विलेज पंचायत के सामने हो जाए एक हाथ किसके सामने करना है आपने? विलेज पंचायत के सामने। सो दिस इज द विलेज पंचायत। So 11 schedule talks about the village panchayat and originally इसका provision क्या बोलता है? Powers and authorities and responsibility of the panchayats। अब देखिए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन भी नहीं था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ये जो प्रोविजन है ये हमने बाद में डाला है। इसके अंदर 29 मैटर्स है। 29 मैटर्स का मतलब ये हो गया कि जो विलेज पंचायत है वो किन सब्जेक्ट्स के ऊपर खुद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट खुद कानून बना सकती है। This was added in by the 73rd Constitutional Amendment 1992। इसके बाद आता है आपका 12 शेड्यूल। सो 12 का मतलब हो गया 12 सिंगा 12। अभी देखिए आजकल क्या हो गया है कि नगर का मतलब होता है अर्बन एरिया। सो नगर निगम के पंचायत इलेक्शंस जो होते हैं उसको कहते हैं म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस। तो अभी नगर में क्या हो गया है कि लोगों ने जंगल काट दिए हैं और सारे के सारे जो 12 सिंगा हैं यानी कि जो जंगली जानवर हैं, एनिमल्स हैं, वो सब आपके कहां पर आ रहे हैं? नगर में आ रहे हैं। सो नगर में 12 सिंगा आ गए हैं। 12 सिंगा को किससे रिलेट करना है? आपने नगर वर्ड से रिलेट करना है। सो जो 12th शेड्यूल है इट टॉक्स अबाउट द पावर्स, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द म्युनिसिपैलिटी। जो म्युनिसिपैलिटी के जो इलेक्शंस हैं उनको क्या क्या पावर्स होगी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, उसका प्रोविजन आपके 12th शेड्यूल में जोड़ा गया है। अगेन इट हैज 18 मैटर्स, 18 सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर ये लॉज बना सकती है। एंड दिस वाज एडेड बाय द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 इन 1993। इसको भी 1993 में जोड़ा गया था। सो 12 मतलब हो गया 12 सिंगा। 12 सिंगा कहां पर आ गया है? नगर मतलब अर्बन एरिया, सिटी एरिया। सो सिटी एरिया 12 सिंगा मतलब म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस। सो गाइस आप एक बारी आप फिर से रिकॉल करें कि जो 1 to 12 शेड्यूल्स है, जब हमने फर्स्ट स्लाइड में इसको पढ़ने की कोशिश करी थी तो डायरेक्टली हमें वो रिकॉल नहीं हुए। नाउ यू कैन इजीली रिकॉल दी शेड्यूल्स विद रिस्पेक्ट टू द राइमिंग वर्ड्स एंड द पिक्चर्स। एक बारी मेमोराइज करते हैं और आप सोचिए, चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि फर्स्ट शेड्यूल क्या है। तो फर्स्ट 1 मतलब फन नाम लिखना इजीली आ जाता है माइंड में। देखिए 2 जो 2 शेड्यूल है वो किससे रिलेटेड है? 2 का मतलब क्या हो गया? शू का मतलब क्या हो गया? सैलरी। जब सैलरी मिलेगी तभी आप जो है वो शू खरीदोगे। सो 3 का मतलब क्या हो गया? फ्री। सो व्हाट इज फ्री? फ्री इज कसम खाना यानी ओथ। सो इट टॉक्स अबाउट द ओथ्स। सो यू सी इट इज वेरी इजी। अब आप देखिए, लेट अस सी द प्रोविजन। फर्स्ट, names and states of union territory. Second, salary and allowances of president, governor, speaker and judges. Third, talks about the oath. Fourth, talks about the allocation of seats of Rajya Sabha to states and union territories. Fifth, administration of scheduled areas and scheduled tribes. Sixth, tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Seventh, talks about the division of powers between center and state. 8, languages recognized by the constitution. 9th, land reforms. 10th, anti-defection law. 11th, the panchayats. And 12th, the municipalities. So 1 is fun writing names. 2 is shoe cannot be bought without salary. 3 is free, taking oath is free. 4 is shore making noise in the Rajya Sabha for seats. 5th, administration. 5, wife is administering the scheduled areas. 6, sixer is guarding the ATM machine. 7 is heaven distribution of powers between the center and the state. 8 is gate. On the gate there are names written in 22 languages. 9 is wine. You drink wine when you sell your land on higher prices or maybe lower prices. You get loss in sadness also you drink wine. 10 is anti-defection. When you betray the party, दल बदल कानून, आपको मुर्गा बनाया जाएगा, hen बनाया जाएगा. 11 गांव में एक हाथ हो जाए, पंचायत्स. 12 नगर में आ गया 12 सिंगा. So talks about municipality. So friends, you can see that with tricks, with picture mnemonics, you can easily learn the 12 schedules. Now this is permanent. You just have to watch this video again after 24 hours and then again after 7 days.
then it is permanent in your memory. Thank you guys.